अब देखिएगा चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए लेट n be the set of natural numbers and s be the any set of real numbers। n नेचुरल नंबर का सेट है और s कोई सेट है जिसमें रियल नंबर्स है। देन ए सीक्वेंस इन s इज ए मैपिंग। सीक्वेंस हमारी मैपिंग से बनेगी f such that n tends to n such that fn is equal to xn। इस तरह से मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं f such that n tends to n such that f of n is equal to xn। ये xn जो है सीक्वेंस की n टर्म कहलाएगी। xn is called n term of sequence। sequence is denoted by xn। n टर्म से पहले लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अगर आप अटैच कर देंगे तो वो सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा सीक्वेंस 1/n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो सीक्वेंस में n टर्म में n पड़ा होगा तो उसमें n इज इक्वल टू आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डाल दीजिएगा और आपकी सीक्वेंस की टर्म प्राप्त हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म हो गई 1, फिर सेकंड टर्म हो गई, सॉरी यहाँ सीक्वेंस की नोटेशन मैंने गलत कर दी है, यहाँ n डाल देते हैं। सीक्वेंस n है तो ये 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर की जो है सीक्वेंस हमारे पास प्राप्त हो जाती है। अब सीक्वेंस पर ऑपरेशन लिमिट वगैरह उसी तरह से आएगी। ये बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर इसमें 5.5 है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जब सीक्वेंस में आप लिमिट लेने जाएंगे तो सीक्वेंस में सिर्फ एक ही लिमिट आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर सीक्वेंस की लिमिट आप लेते हैं वो निश्चित राशि आ जाती है तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट आ जाएगी। और अगर सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रही है तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस आ जाएगी। और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में चला जाएगा। तो जिस तरह से सीरीज होती है उसी तरह से सीक्वेंस भी 3 भागों में बटी होती हैं। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस। A sequence action is called convergent sequence if limit n tends to infinite action is equal to finite। अगर लिमिट लेने पर आपकी फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कहलाएगी। फिर 5.6 में है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट n tends to infinite action is equal to infinite और माइनस इनफाइनाइट। यानी कि लिमिट लेते हैं आप इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आपको मिल जाता है तो वो सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी। फिर आती है 5.7 ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट होती हैं और ना ही डाइवर्जेंट होती हैं तो वो कहलाती हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। The sequence action is called oscillatory if it is neither convergent nor डाइवर्जेंट। ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है तो ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। एग्जाम्पल सीक्वेंस एक्शन इज इक्वल टू सीक्वेंस -1 टू दी पावर n -1 + 1 -1 + 1। अगर इसकी लिमिट लेने जाएंगे तो वो या तो माइनस के 1 होगी या प्लस का 1 होगी। इवन टर्म्स की लिमिट अगर लेने जाएंगे तो वो प्लस का 1 बनेगी। ओड टर्म्स की लिमिट लेने जाएंगे तो वो माइनस का 1 बनेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं है और ना ही इनफाइनाइट आ रहा है तो ये
ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी, इज ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो जाती है। अब डेफिनेशन आती है लिमिट की 5.8। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जब हम फंक्शन की लिमिट बनाते हैं तो उसमें डेल्टा का रोल होता है, यहाँ डेल्टा का रोल नहीं होता, एप्सिलॉन का और नेचुरल नंबर का रोल होता है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये कहते हैं, ये सीक्वेंस एक्शन has limit L when n tends to infinite if for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that mod epsilon minus L less than epsilon for n greater than equal m। यहाँ देख लीजिएगा, सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट L कहलाएगी जब when n tends to infinity होगा, if for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that, तो यानी कि एप्सिलॉन जब आपको 0 से वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी तो आपको एक नेचुरल नंबर m इस तरह से फाइंड करना है कि आप ये कहेंगे मोड एक्सन माइनस एल छोटा होगा एप्सिलॉन से फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m। m किसी न किसी टर्म का नंबर होगा, तो यानी कि आपको गारंटी करनी पड़ेगी किसी टर्म और उससे आगे जितने भी पद हैं उन सीक्वेंस के पदों में से अगर आप l घटाने के बाद मोड लेंगे तो वो वैल्यू जो है आपकी एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह का कोई नेचुरल नंबर m ढूंढ लाते हैं तो सीक्वेंस की लिमिट आ जाएगी, अदरवाइज लिमिट नहीं आएगी। और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन इज इक्वल टू l। कुछ राइटर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल लगाते हैं, कुछ राइटर यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, तो दोनों ही बात आप लिख सकते हैं, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। फिर यह 5.10 में थ्योरम आ जाती है, थ्योरम 1, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is bounded। Every convergent sequence is bounded। Proof। सीधी करके दिखाना है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड होगी, यानी कि सीक्वेंस के पद किन्हीं दो निश्चित राशियों के बीच में पड़ने चाहिए। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, डेफिनेशन ये कहती है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट होगी वो फाइनाइट होगी, और लिमिट की डेफिनेशन अब हम पढ़ ही चुके हैं। अब लिमिट की डेफिनेशन लगा के जाएंगे और ये दिखाएंगे कि जो सीक्वेंस है उसके पद जो है किन्हीं दो निश्चित मानों के बीच में पड़ रहे हैं, तो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड हो जाएगी। अब ऐसे ले लेते हैं, लेट एक्शन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्ट्स टू L। एक्शन जो है हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान ली है और वो कन्वर्ट कर रही है कहाँ पर, L पर, तो यानी कि इसकी लिमिट जो है वो L हो जाएगी। इस टू इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्शन इज इक्वल टू L। लिमिट L हो गई है। अब डेफिनेशन लगाते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists m belongs to capital N such that mod xn minus L less than epsilon for n greater than equal m। लिमिट की डेफिनेशन लगा दी है, m नंबर के पद से आगे और जितने भी पद होंगे सब में से मोड एक्सन माइनस एल अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन से छोटी होगी।
अब यहाँ से ये हो जाएगा इस टू इम्प्लाइज L माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m। तो जो हमारा m नंबर का पद है, या अब ये ग्रेटर देन इक्वल की जगह में सिर्फ इतना लगा देता हूँ तो अभी देखिएगा चलेगा। तो अब हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस के पद हैं उनमें जो m नंबर होगा उससे आगे के जितने पद होंगे वो L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच में फंसेंगे। तो m से आगे के जो पद हो गए हैं, m से आगे के जो पद हो गए हैं वो इन दोनों मानों के बीच में फंस चुके हैं। यहाँ से तो आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। सीक्वेंस के पद xn वाले जो पद हैं, m नंबर से आगे के जितने पद हैं वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में फंस चुके हैं, तो ये बाउंडेड हो चुके हैं। लेकिन उन पदों का क्या होगा जो m से पहले पढ़ते हैं, x1 x2 डॉट डॉट xm, है ना। उन सभी पदों के लिए कोई बड़ा नंबर लेने जा रहे हैं। अब इस तरह से लेते हैं, लेट कैपिटल M इक्वल टू ले लीजिएगा मैक्सिमम और सेट में डाल दीजिएगा मोड x1 माइनस एल मोड x2 माइनस एल डॉट डॉट मोड xm माइनस एल। तो देखिएगा m वाले पद जो m नंबर से आगे के पद थे उनके लिए तो मुझे पता चल चुका है वो 3 मानों के बीच में है, और m नंबर से पहले के पद मेरे बने x1 x2 डॉट डॉट xm। उन सभी में से मैंने लिमिट l घटाने के बाद मोड ले लिया है, और उसमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया है। जो भी वैल्यू कैपिटल M से होगी रिप्रेजेंट, अब इनमें जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो कैपिटल M हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं मोड xn माइनस L लेस देन इक्वल M फॉर n इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट m। ये पहले नंबर से लेकर के m नंबर तक के जो पद हैं वो इस रूल को फॉलो करेंगे। इस टू इम्प्लाइज L माइनस m लेस देन xn लेस देन L प्लस m और n इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट m। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। 1 से लेकर के m तक के पद यहाँ हैं और m से आगे के पद जो पद हैं वो यहाँ है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं मिला देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे L में से m घट रहा है और यहाँ L में से एप्सिलॉन घट रहा है ना, तो इनसे सबसे छोटी वैल्यू बना लेता हूँ मैं। यहाँ इक्वल हो आएगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2 L माइनस एप्सिलॉन माइनस m लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन प्लस m। अब आ जाता है फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। अब आपके सारे पद इन दोनों पदों के इन दोनों मानों के बीच में फंसेंगे। प्रत्येक पद इस नियम का पालन करेगा। इस टू इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि हमारी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। फिर इसमें ये बढ़ा देते हैं द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो जरूरी नहीं है कि आवश्यक रूप से कि वो सच हो जाए। यानी कि हमने सीखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो वो बाउंडेड होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बाउंडेड सीक्वेंस हो वो कन्वर्जेंट हो जाए। और जब मना होती है तो हम उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल सीक्वेंस xn इज इक्वल टू सीक्वेंस माइनस 1 टू दी पावर n। तो ये -1 +1 -1 +1 डॉट डॉट। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी रिजल्ट को कन्वर्स को प्रूव करने का। अब देखिएगा सीक्वेंस के जितने भी पद हैं वो -1 और +1 के बीच में पड़ेंगे, तो सीक्वेंस बाउंडेड है। लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ना ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। इस टू इम्प्लाइज
mod xn less than equal 1 for every value n belongs to n. This to implies sequence xn is bounded, but it is not convergent as it is oscillatory sequence. ये आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। फिर थ्योरम नंबर सेकंड आती है। थ्योरम नंबर सेकंड में है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन से लेकर के चलेंगे। ये हम डबल लिमिट में भी कर चुके हैं, सिंगल लिमिट में भी कर चुके हैं। जहाँ जहाँ भी लिमिट आएगी वहाँ पर ये थ्योरम जरूर आएगी। इस थ्योरम को यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं। तो हमारी लिमिट हमसे ये कहती है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो उसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, यानी किसी भी हालत में लिमिट के दो मान प्राप्त नहीं हो सकते। अब हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने जाएंगे। Proof. Let sequence xn is convergent sequence. If possible, दो लिमिट लेने जा रहा हूं, L1, L2 are limits of sequence xn where L1 is not equal to L2। हमें सिद्ध करना है कि लिमिट इक्वल होंगी, दोनों यूनिक लिमिट होगी, और जबकि हम पहली लाइन ही मान करके चल रहे हैं L1 is not equal to L2। अब यहाँ से हम गलत लेकर के चलेंगे। अब हम यहाँ से गलत लेकर के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आगे जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो गलत मिलेगा। where L1 is not equal to L2, this to implies L1 minus L2 is not equal to 0। This to implies लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 mod L1 minus L2। अब एप्सिलॉन के साथ तो शर्त होती है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो एप्सिलॉन जो हमने 1/2 mod L1 minus L2 ले लिया है। अब दो लिमिट है हमारे पास, एक L1 की और एक L2 की। दोनों में जाकर के डेफिनेशन लगाते हैं। चूंकि लिमिट n tends to infinite xn is equal to L1 for given epsilon greater than 0 there exists m1 belongs to capital N such that mod xn minus L1 less than epsilon by 2 डाल दीजिएगा for n greater than equal m1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ये रूल फॉलो होगा m1 नंबर से आगे के जा करके। अब दूसरी डेफिनेशन में आइएगा। क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn is equal to L2 for given epsilon greater than 0 there exists m2 belongs to capital N such that mod xn minus L2 less than epsilon by 2 for n greater than equal m2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का पालन तब हो रहा है जब नेचुरल नंबर m1 के बराबर या उससे बड़ा है, और इक्वेशन नंबर 2 का पालन तब हो रहा है जब नेचुरल नंबर m2 या उससे बड़ा है। तो मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ लग सके। तो मुझे वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों में से सबसे बड़ा हो। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर मान लीजिएगा 50 है और यहाँ पर 55 है। ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में नंबर 50 मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 में नंबर थोड़ी देर के लिए 55 मान लीजिएगा। तो अगर आप 55 से आगे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 50 से आगे हो जाएगा, है ना। तो इसमें बड़ा नंबर लेना है, आपको बड़ा नंबर चूज़ करना है जिससे कि आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का अधिकार मिल जाए। अब ऐसे ले लेते हैं, चूज
m इज इक्वल टू लेते हैं मैक्सिमम और सेट में डाल देते हैं m1, m2। इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो m बन जाएगी। तो जब हम लिखेंगे फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m इज टू इम्प्लाइज n ग्रेटर देन इक्वल m1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल m2। अगर हम n ग्रेटर देन इक्वल m लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली n ग्रेटर देन इक्वल m1 और n ग्रेटर देन इक्वल m2 दोनों को फॉलो कर देगा। अब मुझे अधिकार मिल जाता है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को फॉलो कर सकता हूँ। अब ये लिख लेते हैं, मोड में डाल देते हैं L1 माइनस L2 इज इक्वल टू मोड Xn माइनस L2 माइनस मोड Xn माइनस L1 लेस देन इक्वल मोड Xn माइनस L2 प्लस मोड Xn माइनस L1 मोड L1 माइनस L2 और यहाँ पर आ जाता है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू रख देते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो मोड L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू देखिएगा आपने क्या ली थी 1/2 L1 माइनस L2। अब यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से आपका कॉन्ट्रडिक्शन जो है प्रूव हो जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 मोड L1 माइनस L2 इज टू इम्प्लाइज मोड L1 माइनस L2 लेस देन 1/2 मोड L1 माइनस L2। ये गलत हो चुका है क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर अपने आधे से छोटा नहीं हो सकता। आगे लिख देंगे which is a contradiction which is a contradiction। ये हमारी ये कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है। is to implies L1 is not equal to L2 is not true। is to implies L1 is equal to L2। so limit is यूनिक। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि लिमिट जो है वो यूनिक होगी। इसके बाद थ्योरम 5 करते हैं। ये सैंडविच थ्योरम है। ये सैंडविच थ्योरम है, ये तब अप्लाई होगी जब 3 सीक्वेंस होंगी। ये है एक सीक्वेंस Xn and sequence Zn converges to L and Xn less than Yn less than Zn for every value n belongs to L। then sequence Yn also converges to L। सीक्वेंस जो है वो भी L पर कन्वर्ट करेगी। अब Xn और Zn मेरे पास दो सीक्वेंस हैं कन्वर्ट टू L जिनकी लिमिट L आ रही है एंड Xn लेस देन Yn लेस देन Zn। Xn और Zn के बीच में एक सीक्वेंस फंस चुकी है Yn और जबकि ये फॉलो होता है फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n के लिए देन Yn आल्सो कन्वर्ट्स टू L। तो यानी कि हमारे सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि कोई सीक्वेंस अगर बीच में फंस रही होगी तो अगर छोटी वाली सीक्वेंस और बड़ी वाली सीक्वेंस की लिमिट बराबर हो जाएगी तो बीच वाली सीक्वेंस की लिमिट भी वही मान आपको प्रदान करेगी। इसे हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अब लिमिट Xn और Zn जो है दे रखा है तो दोनों के लिए डेफिनेशन जो है अब हम यूज करने वाले हैं और सीक्वेंस Yn के लिए जाएंगे। अब हम
एक्स एन इज इक्वल टू एल कॉमा लिमिट जेड एन इज इक्वल टू एल, दोनों में डेफिनेशन लगा देते हैं। और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स, दो नेचुरल नंबर लेकर क्या होगा, देयर एग्जिट्स m1 m2 बिलोंग्स टू कैपिटल N such that both xn minus n less than epsilon or n greater than equal n1 and more n minus n less than epsilon or n greater than equal n2 or l minus epsilon less than xn less than l plus epsilon for n greater than equal n1 and l minus epsilon less than zn less than l plus epsilon for n greater than equal n2। अब मुझे दोनों नंबर से आगे जाना है, ये सॉरी n लिख दिया है, यहाँ भी n निकाल देता हूँ। स्टेट m is equal to maximum n1 n2, मैक्सिमम n1 n2। अब इसमें दोनों इक्वेशन मेरी n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए लग जाएंगी। और n greater than equal m is to implies n greater than equal n1 comma n greater than equal n2 is to implies l minus epsilon less than xn less than l plus epsilon and l minus epsilon less than zn less than l plus epsilon। अब xn की वैल्यू मेरी इन दोनों के बीच में फंस गई है और ये zn की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई है। रूल चल रहा है n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए। अब ये कंडीशन उठा लीजिएगा, गिवन xn less than yn less than zn for every value n belongs to n। अब zn में इधर से l plus epsilon उठा लीजिएगा और xn में इधर से l माइनस एप्सिलॉन उठा लीजिएगा। ये कंडीशन अप्लाई होगी n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए। इस टू इम्प्लाइज l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन yn लेस देन zn लेस देन x प्लस एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m। n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए हमारा रूल जो है वो फॉलो हो गया है। अब यहाँ से xn और zn को हटा दीजिएगा। इस टू इम्प्लाइज l माइनस एप्सिलॉन लेस देन yn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन इक्वल m। इस टू इम्प्लाइज मोड yn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन इक्वल m। इस टू इम्प्लाइज लिमिट yn इज इक्वल टू l। इस टू इम्प्लाइज सीक्वेंस yn कन्वर्ज टू l। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो सीक्वेंस yn है वो आपकी कन्वर्ज कर रही है l पर। तो इस तरह से आपने सैंडविच थ्योरम में देखा कि कोई सीक्वेंस अगर बीच में पड़ रही होती है तो वो उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती है जिस पॉइंट पर छोटी वाली सीक्वेंस और बड़ी वाली सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही होती है। उसके बाद एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल 1 है, शो दैट द सीक्वेंस n प्लस 1/n इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो है, नीचे से बंधी हुई है, यानी कि सीक्वेंस के पद किसी ना किसी से जो है बड़े अवश्य होंगे। अब ये है सीक्वेंस के n के पद को उठा लीजिएगा, xn इज इक्वल टू n प्लस 1/n। अब यहाँ पर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस अगर है तो नीचे, इसका मतलब है कि वो नीचे से बंधी हुई है, तो यानी कि सीक्वेंस का सबसे छोटा कोई ना कोई मान अवश्य होना चाहिए। तो सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि पहले सीक्वेंस को ये चेक कर लेना कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, यानी कि अगला पद बड़ा आ रहा है या पीछे वाले पद से छोटा आ रहा है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो xn हो चुका है, तो यहाँ से xn प्लस 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 2/n प्लस 1। अब एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू घटा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है।
तो यहाँ से xn प्लस 1 में से xn घटाएंगे तो n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 n इंटू एन प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। n तो देखिएगा नेचुरल नंबर है और यहाँ पर माइनस आ चुका है, तो यहाँ पर हो जाता है xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन 0 for every value n belongs to n is to imply xn plus 1 less than xn for every value n belongs to n। अब देखिएगा अपना रिजल्ट xn plus 1 छोटा है xn से, यानी कि सीक्वेंस का अगला वाला पद जो है वो पीछे वाले पद से छोटा हो जाएगा, यानी कि सीक्वेंस के पद लगातार घटते चले जा रहे हैं। is to implies sequence xn is decreasing sequence। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है कि सीक्वेंस जो है लगातार घटती जा रही है ना। तो क्या मिलता है यहाँ से, सीक्वेंस लगातार क्या है, घटती जा रही है। सीक्वेंस अगर लगातार घटती जा रही है तो इसका मतलब है पहला पद जो है वो सबसे बड़ा होगा और आगे के पद लगातार छोटे होते चले जाएंगे। अब रूल देख लेते हैं, चूंकि xn इज इक्वल टू है n प्लस 1 अपॉन n, अभी से आप 1 प्लस 1 अपॉन n डाल देते हैं। अब यहाँ से 1 अपॉन n को मैं हटा देता हूँ तो तुरंत मेरा xn बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाता है इज टू इम्प्लाई xn ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, यानी कि xn इज इक्वल टू xn 1 से बड़ा है फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। तो यानी कि सीक्वेंस का प्रत्येक पद जो है वो 1 से बड़ा है। सीक्वेंस का प्रत्येक पद किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो जब सीक्वेंस का प्रत्येक पद 1 से बड़ा है, सीक्वेंस का प्रत्येक पद 1 से बड़ा है तो यानी कि 1 से छोटा कोई पद नहीं है, तो यानी कि सीक्वेंस जो है नीचे से बंधी हुई है, यानी कि सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। दिस टू इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज बाउंडेड बिलो। जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो जाता है। इसी तरह से देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2, सो दैट द सीक्वेंस n टर्म दे रखा है xn इज इक्वल टू है n अपॉन n प्लस 1 इज बाउंडेड। यहाँ पर सीक्वेंस को प्रूव करना है कि ये बाउंडेड है। अभी एग्जाम्पल नंबर बना था बाउंडेड बिलो, यानी कि नीचे से बंधे हुए, यानी कि सीक्वेंस के पद किसी न किसी से बड़े अवश्य होंगे। अब इस वाले एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रूव करना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो सीक्वेंस का प्रत्येक पद के लिए भी 2 मानों के बीच में फंसना चाहिए। तो अब सबसे छोटी, अब ये भी दिखाना है कि किससे बड़े होंगे और ये भी दिखाना है कि किससे छोटे होंगे। अब पहले सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, xn इज इक्वल टू हो चुका है xn प्लस 1 ले लीजिएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस कर दीजिएगा xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये टर्म आपकी कट जाती है तो आपको मिलता है xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। इज टू इम्प्लाई xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। तो देखिएगा सीक्वेंस का अगला पद पीछे वाले पद से बड़ा आ रहा है, तो यानी कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। इज टू इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हमें ये पता लग गया है कि सीक्वेंस लगातार इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है।
अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब पहला पद जो है सबसे छोटा होगा, पहला पद सबसे छोटा होगा। अब मुझे सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करना है तो मुझे सबसे छोटे के लिए भी जाना पड़ेगा और सबसे बड़े वैल्यू के लिए भी जाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो पहला पद सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि x1 इक्वल टू यहाँ से आ जाइएगा 1/2, ये सबसे छोटा पद है। अभी x1 आया है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो अगला पद जो है पीछे वाले पद से बड़ा होता चला जा रहा है, तो सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू 1/2 आपको मिल चुकी है, क्योंकि x1 इक्वल टू 1/2, देन 1/2 लेस देन इक्वल xn फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। तो अब सीक्वेंस के जितने भी पद आएंगे वो 1/2 से बड़े होते चले जाएंगे, तो पहला पद 1/2 के बराबर हो जाएगा और आगे के पद जो है 1/2 से बड़े होते चले जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब दोबारा उठाइएगा, चूंकि xn इक्वल टू उठाइएगा दोबारा से n/n+1, इसे कर दीजिएगा n+1 माइनस 1/n+1, 1 माइनस 1/n+1। अब यहाँ से माइनस वाली वैल्यू हटा रहा हूँ तो तुरंत ये राइट हैंड साइड ग्रेटर देन हो जाएगी। दिस टू इम्प्लाई xn लेस देन 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला दीजिएगा बाई इक्वेशन 1 and 2, 1/2 लेस देन इक्वल xn लेस देन 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। अब सीक्वेंस के जितने भी पद हैं उनमें सबसे छोटा 1/2 है और बाकी के जितने भी पद आएंगे वो सब 1 से छोटे होंगे, तो दो मानों के बीच में आपकी सीक्वेंस के पद आ चुके हैं। दिस टू इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि आपकी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है।